हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके साथ अपने टॉपिक प्लेटो को लेकर आपको मैंने पिछली बार प्लेटो के बारे में बताया था। प्लेटो का जीवन परिचय बताया था, उसके जो 4 सिद्धांत हमें पढ़ने हैं उसके बारे में आपको बताया था। मैंने कौन कौन से 4 सिद्धांत बताए थे आपको प्लेटो के? न्याय का सिद्धांत बताया था मैंने, फिर बताया था शिक्षा का सिद्धांत, फिर बताया था मैंने स्त्रियों के साम्यवाद का सिद्धांत, और चौथा बताया था मैंने आदर्श राज्य का उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, उन चारों में से मैं आपको न्याय का सिद्धांत करा चुका हूं और आज मुझे आपको कराना है कौन सा? प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत। ठीक है, देखिए प्लेटो की शिक्षा का जो सिद्धांत है वो एक्चुअली वो चाहता है कि प्लेटो शिक्षा के माध्यम से आदर्श राज्य का निर्माण करे। ठीक है, वो कैसे करेगा आदर्श राज्य का निर्माण? वो कहता है कि देखो आदर्श राज्य में होगा क्या कि न्याय की स्थापना होगी। और न्याय क्या है? न्याय उसके अकॉर्डिंग है अपने कार्य को करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना। यानी कि वह कहता है कि समाज में, प्लेटो कहता है कि समाज में कितने वर्ग है प्लेटो के अनुसार? प्लेटो के अनुसार समाज में 3 वर्ग हैं। 3 वर्ग। ठीक है, पूरे समाज को वह 3 वर्गों में विभाजित कर देता है। फर्स्ट शासक, सेकंड सैनिक, और थर्ड उत्पादक। वह कहता है कि समाज में न्याय की स्थापना तब होती है जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्य को पूरा करें और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, तब न्याय की स्थापना होगी। और जिस राज्य में न्याय की स्थापना होगी वही आदर्श राज्य बन सकता है। तो वह एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए वह इन तीनों वर्गों को अपने अपने कार्य निर्धारित करके उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करने के लिए कहता है। फिर इसमें बात ये निकलकर सामने आती है कि ये जो शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इसका निर्धारण कैसे होगा? ठीक है, शासक वर्ग का निर्धारण कैसे होगा कि कौन व्यक्ति किस वर्ग में जाएगा, सैनिक वर्ग में कौन व्यक्ति जाएगा और उत्पादक वर्ग में कौन व्यक्ति जाएगा, इसका निर्धारण कैसे होगा? इसके इलाज के लिए कि इसके निर्धारण के लिए उसने सिद्धांत दिया है शिक्षा का सिद्धांत या उसकी शिक्षा की योजना, जिसको आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। शिक्षा का सिद्धांत, उसका जो शिक्षा का सिद्धांत है उसका सीधा सा उद्देश्य है कि शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का निर्माण करना, जिससे कि अल्टरनेटिवली आदर्श राज्य की स्थापना हो सके और न्याय की स्थापना हो सके। तो उसका शिक्षा का सिद्धांत उसके आदर्श राज्य के सिद्धांत का ही एक हिस्सा मात्र है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर कि इसके जो शिक्षा का जो सिद्धांत है इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य मैंने क्लियर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मैंने इसलिए यहाँ पर ये बोर्ड पे मेंशन कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं लिखता हूँ उस वक्त, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। उद्देश्य में वह स्पष्ट कहता है कि आदर्श राज्य का निर्माण करना इसका एक उद्देश्य है। देखो मेन उद्देश्य तो इसका क्या है? आदर्श राज्य का निर्माण करना। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो समाज के जो 3 वर्ग हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक, उन वर्गों का निर्माण करना भी इसी सिद्धांत के माध्यम से संभव है। वह जो शिक्षा का सिद्धांत देता है, इस सिद्धांत में वह इन तीनों ही वर्गों का निर्माण करेगा। जब इन तीनों वर्गों का निर्माण हो जाएगा तो वह तीनों वर्ग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, जिसके आधार पर न्याय की स्थापना होगी। और जिस राज्य में न्याय की स्थापना हो जाएगी, न्यायपूर्ण समाज होगा, राज्य होगा, वही क्या कहलाएगा? आदर्श राज्य कहलाएगा। ठीक है, तो उसका मेन उद्देश्य ये है। और उसके साथ साथ उसके कुछ उद्देश्य और हैं, जैसे कि वहां के लोगों के बीच प्राथमिक क्षमता का विकास करना, जो उसके राज्य के जो निवासी होंगे उनके बीच प्राथमिक क्षमता का विकास करना उसका जो उद्देश्य है। और शारीरिक व आत्मिक विकास, उसकी जो शिक्षा की योजना है, उस शिक्षा की योजना के माध्यम से वह प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसको, और जो उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, आत्मिक जो उसका जो अंदर का जो चिंतन का जो विकास है उसे करना। ठीक है, और साथ ही साथ में आत्मचक्षु को प्रकाशोन्मुख करना, जो उसका जो दिव्य ज्ञान है, उसका जो आत्मज्ञान है, जो उसके इंटरनल जो उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, उसको आत्मचक्षु को, यानी कि चक्षु मतलब नेत्र, इनको आत्मचक्षु जो हृदय के जो इसके चक्षु होते हैं उनको प्रकाशोन्मुख करना, यानी कि उनको निखारना, उसका ये मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये उसके उद्देश्य है।
अब हम बात करते हैं कि जो प्लेटो ने जो शिक्षा की जो सिद्धांत दिए हैं, या प्लेटो ने जो शिक्षा का एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखा है, एक योजना हमारे सामने रखी है, क्या वह उसकी मौलिक खोज है या उसने कहीं से ली है? तो यहां पर मैं आपको मेंशन कर दूं कि यह प्लेटो की मौलिक सिद्धांत नहीं है, मौलिक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत मौलिक सिद्धांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो उस समय, जिस समय प्लेटो था उस समय वो था एथेंस का रहने वाला, और उसके पड़ोस में एक स्टेट और था जिसका नाम था स्पार्टा। वो एथेंस का रहने वाला था और पड़ोसी मुल्क का नाम था स्पार्टा। ये भी यूनान का एक पार्ट है। पहले यूनान छोटे छोटे हिस्सों में, पूरी दुनिया ही छोटे छोटे हिस्सों और राज्यों में बटी हुई थी। तो एथेंस और स्पार्टा बगल बगल में थे। तो हुआ क्या था, होता क्या था कि एथेंस के जो लोग थे ना वो विद्वान किस्म के थे। एथेंस के जो लोग थे वह विद्वान किस्म के थे और उनका जो मेंटली विकास था, बौद्धिक विकास बहुत उच्च श्रेणी का था। लेकिन जो स्पार्टन थे वो शारीरिक रूप से बहुत फेमस थे। ठीक है, शारीरिक जो स्पार्टा थे वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत एकदम लड़ाकू टाइप के। ये लड़ाकू टाइप के थे, फाइटर थे, और ये क्या थे, ये विद्वान थे, विजडम, एकदम शांति प्रिय और ज्ञानवान, जैसे कि अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये सब क्या है एथेंस के साइड से थे। तो ये लोग विद्वान थे एथेंस के, और स्पार्टा थे शारीरिक रूप से दक्ष, उनकी और वो लड़ाकू थे। एक्चुअली ये क्या है कि इनकी जो शिक्षा की जो पद्धति थी वो इस प्रकार की थी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग इंटेलेक्चुअल बने, विद्वान बने। और जो स्पार्टा की जो फिजिकल जो एजुकेशन थी वहाँ की, वो सारी की सारी फिजिकल थी एजुकेशन, इसलिए वहाँ पे ना शारीरिक रूप से समृद्ध और लड़ाकू ही लोग बनते थे। तो होता क्या था, ये स्पार्टा के जो लोग थे इतने पावरफुल हो गए थे, इतने लड़ाकू हो गए थे, तो उनका जब मन करता था उसको एथेंस वालों को आकर पीट के चले जाते थे, हरा के चले जाते थे। तो एथेंस के लोग इसलिए भी दुखी थे कि स्पार्टा आते हैं और हमें पीट के चले जाते हैं। अगर स्पार्टा की बहादुरी के किस्से सुनने हैं तो आप एक मूवी देख सकते हैं, 300 नाम की हॉलीवुड की है, उसमें 300 स्पार्टन्स भिड़ जाते हैं बहुत बड़ी सेना से। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो स्पार्टा के जो लोग होते हैं वो फिजिकली जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़ाकू होते हैं। एथेंस के लोग मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से बहुत विद्वान होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी इसमें एथेंस में क्या नाम है, फिजिकल एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, जिससे कि वहां के लोग फिजिकल रूप से बलवान नहीं बन पाते थे। और वहीं स्पार्टा में प्रॉब्लम क्या थी, स्पार्टा के लोग फाइटर तो तगड़े थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं थे। तो उसने क्या काम करा, एथेंस और स्पार्टा दोनों से अच्छे गुणों को ले लिया, अच्छे गुणों को उठा लिया। यानी कि एथेंस से तो वो वाला हिस्सा ले लिया, कौन सा वाला, एथेंस से ले लिया किसका, इंटेलेक्चुअल वाला, विद्वान वाला, जिससे दिमाग का विकास हो। और स्पार्टा से ले लिया कौन सा हिस्सा, जिससे कि वो फाइटर बने, लड़ाकू बने, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का। इन दोनों एजुकेशन के अच्छे गुणों को लेकर उसने अपनी शिक्षा का सिद्धांत दिया, और अपने शिक्षा के सिद्धांत को कुछ इस प्रकार से बनाया उसने कि वहां के लोग, जो एथेंस के जो लोग होंगे आगे आने वाले, वो उसकी शिक्षा के अकॉर्डिंग अगर शिक्षा लेते हैं, प्लेटो की शिक्षा के अकॉर्डिंग, प्लेटो के प्लान के अकॉर्डिंग, तो वह इंटेलेक्चुअल भी होंगे और साथ में फाइटर भी होंगे। उसका वो ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं अभी उसका पूरा का पूरा चार्ट बना दूंगा। ठीक है, तो अभी हम उसको भी पढ़ेंगे। मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, इसको मिटाने के बाद मैं उसी को स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं चार्ट को बनाते वक्त मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा चार्ट है। ठीक है, टाइम लगेगा। थैंक यू। तो 1 मिनट आता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा चार्ट बनके रेडी है। ये प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत है या प्लेटो की शिक्षा का जो योजना है, ये उसका चार्ट है। प्लेटो की शिक्षा का जो योजना है, सिद्धांत, उसका चार्ट है। तो ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो प्लेटो है मैंने आपको बता दिया था उसके क्या नाम है, जो शिक्षा उसने अपना जो शिक्षा का प्लान बनाया था वो कहाँ से लिया था, मौलिक नहीं था, और उसके उद्देश्य भी बता दिए थे। अब मैं उसके आपके चार्ट को समझा देता हूँ। उसका चार्ट यानी कि वो उसका जो सिद्धांत है, उसकी जो योजना है वो क्या कहती है। प्लेटो की योजना कहती है कि मैं शिक्षा को 2 भागों में बांटूंगा। सबसे पहले तो किसमें, प्राइमरी लेवल और हायर लेवल में, यानी कि एक प्राथमिक शिक्षा में और दूसरी उच्च शिक्षा में। तो वह प्लेटो अपनी शिक्षा को 2 भागों में बांट देता है, एक प्राथमिक और दूसरी उच्च शिक्षा में बांट देता है। कहता है कि मेरी शिक्षा 2 भागों में बंट कर दी जाएगी, प्राथमिक और दूसरी उच्च शिक्षा के रूप में। वो कहता है कि प्राथमिक शिक्षा तो होगी जन्म से लेके 20 वर्ष तक। तो प्राथमिक जो शिक्षा दी जाएगी वह दी जाएगी जन्म से लेके 20 वर्ष तक।
और 20 वर्ष के बाद की शिक्षा उच्च शिक्षा मानी जाएगी, जो कि 35 वर्ष तक चलेगी। ठीक है, तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहता है कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी मेरी, वो भी 3 लेवल पे होगी। उसको 3 लेवलों में बांट दिया, 3 स्तर पर बांट दिया गया, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। पहला लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। वो कहता है पहले लेवल में, प्रथम स्तर पर कहता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, यानी कि जो जन्म से लेके 6 वर्ष तक का जो बच्चा होगा उसको प्रथम स्तर में उसने रखा है। और प्रथम स्तर में वो कहते हैं कि कैसे एजुकेशन दी जाएगी, मतलब प्रथम स्तर में सरल व रोचक कहानियों के माध्यम से, यानी कि उसको स्टोरी सुनाई जाएंगी, जो इजी छोटी स्टोरी होंगी, शॉर्ट स्टोरीज होंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होंगी। जैसे आपने देखा है ना, हमारे देश में भी क्या नाम है, एक पंचतंत्र नामक जो किताब थी, उसके माध्यम से उसमें कहानियों के माध्यम से ही शिक्षा देने का सिस्टम है उसमें। तो उसे उन कहानियों के माध्यम से, ऐसी ही कहानियों के माध्यम से यह शिक्षा देने की बात करता है प्रथम स्तर पर। फिर कहते हैं कि उसके बाद जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाएगा, उसके बाद तो वह द्वितीय स्तर आ जाएगा। तो द्वितीय स्तर में वह 18 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करेगा। और इसके अंदर वह देखो संगीत की शिक्षा प्राप्त करेगा। संगीत में जैसे कि म्यूजिक, जैसे गायन, नृत्य, और इसके अलावा वह शारीरिक शिक्षा भी हासिल करेगा, व्यायाम वगैरह भी हासिल करेगा। तो वह 18 वर्ष तक ये कहानियों के माध्यम से शिक्षा और संगीत और व्यायाम को सीख लेगा। फिर वह 18 से 20 वर्ष की उम्र में तीसरी स्टेज में चला जाएगा, यानी कि 2 वर्ष के लिए वो कहाँ चला जाएगा, तीसरी स्टेज में। तीसरी स्टेज में उसको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होगी। ठीक है, क्या लेनी होगी, मिलिट्री ट्रेनिंग, यानी कि सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी। सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद यानी कि 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में उसका पहला एग्जाम होगा। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट एग्जाम, उसकी पहली परीक्षा होगी। और उस परीक्षा में फेल भी हो सकता है और पास भी हो सकता है। और ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा, कोई वहां पर कोई रीअपियर या री नहीं आएगी वहां पर किसी की, वहां पर या तो फेल या पास, कोई री वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है सप्लीमेंट्री का। ठीक है, तो अगर वह पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ, तो क्या होगा, तो वह नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लेवल क्या है, उच्च शिक्षा। यानी कि अभी हम आते प्राथमिक शिक्षा पे थे अब हम, तो अगर वह जब प्राथमिक शिक्षा में देख लेना, पहली बार है, जो पहली बार परीक्षा कहाँ हो रही है, 20 साल की उम्र में। तुम तो अभी 20 साल के पता नहीं हुए या नहीं हुए, तुमने कितनी परीक्षाएं पास कर ली होगी, कितनी परीक्षाएं दे ली होगी। यहाँ पर प्लेटो के प्लान में 20 साल की उम्र में वो प्राथमिक शिक्षा में पहली बार वो एग्जाम लेता है। कब, सैनिक शिक्षा देने के बाद 20 साल की उम्र में। अगर तुमने पास की तो तुम हायर स्टडीज के लिए जाओगे, उच्च शिक्षा के लिए जाओगे, उस उच्च शिक्षा में एंट्री करोगे आप। ठीक है, और अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके साथ क्या होगा, आप वहीं पर आपकी जो स्टडी है खत्म कर दी जाएगी और आपको किस में डाल दिया जाएगा, उत्पादक वर्ग में। तो जो फेल हो जाएंगे यहाँ पर, उससे कौन से वर्ग का निर्माण होगा, उत्पादक वर्ग के निर्माण होगा। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तीनों वर्गों का निर्माण करना, यानी कि जो यहाँ पर फेल हो जाएगा उससे उत्पादक वर्ग का निर्माण होगा। यानी कि 20 साल तक तो हर किसी को शिक्षा लेना कंपलसरी होगा, उत्पादक वर्ग भी 20 साल तक अपनी शिक्षा ले चुका होगा। ठीक है, अब जो पास हो गए हैं, जो उत्तीर्ण हो गए हैं, पास हो गए, वो हायर एजुकेशन में जाएंगे। तो बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा की। अब वो भैया उच्च शिक्षा में आ गया और उसकी उम्र अब 20 साल हो चुकी है, तो वो 20 से 35 साल की उम्र तक क्या पढ़ेगा, उच्च शिक्षा को पढ़ेगा, हायर एजुकेशन को पढ़ेगा। उसका हायर एजुकेशन का प्लान क्या है, उसका हायर एजुकेशन का प्लान 2 लेवल्स पे है। जो प्राथमिक था 3 स्तर पर था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और जो उसका जो उच्च शिक्षा का जो प्लान है वह उसका सिर्फ 2 लेवल का है। ठीक है, द्वितीय स्तर, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर। वो कहता है कि देखो जब बच्चा 20 से 30 साल के बीच का होगा तो उसे प्रथम स्तर में पढ़ाया जाएगा, यानी कि 10 साल, फर्स्ट लेवल पे 10 साल पढ़ाया जाएगा। और 10 साल में उसे गणित पढ़ाई जाएगी और ज्यामिति पढ़ाई जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, जिससे कि उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता तो ज्यादा से ज्यादा जाग सके। और फिर जब 30 साल का हो जाएगा तो सेकंड टेस्ट होगा, सेकंड परीक्षा होगी। ध्यान रखना, उच्च शिक्षा में प्रथम स्तर पर ही एग्जाम हो जाता है, सेकंड एग्जाम जिसे हम कहेंगे उसकी लाइफ का, क्योंकि पहला कब हुआ था, 20 साल की उम्र में, और तीसरा 30 साल की उम्र में हो रहा है उसका, यानी कि 30 साल तक पढ़ेगा, 30 साल की उम्र में उसका दूसरा एग्जाम होगा।
अब इस एग्जाम में वो फेल भी हो सकता है और पास भी हो सकता है। यहाँ भी कोई सप्लीमेंट्री या री का कोई कंसेप्ट नहीं है, फेल तो फेल और पास तो पास, और दोबारा चांस कोई मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि इस साल फेल हो गया चल बेटा अगले साल और एग्जाम दे लियो, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पास हो गया तो वो सेकंड लेवल पर जाएगा, ये रहा, ठीक है, द्वितीय स्तर पर जाएगा अगर पास हो गया तो। अगर फेल हो गया तो वो किस में चला जाएगा? सैनिक वर्ग में। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया? सैनिक वर्ग का, ठीक है। तो अब सैनिक वर्ग का निर्माण हो चुका है और इसका निर्माण हो चुका है उत्पादक वर्ग का। अब वो बात करता है कि जब पास होंगे वो उच्च शिक्षा में जाकर द्वितीय स्तर पर जाकर क्या करेंगे? उनका स्तर द्वितीय लेवल पे अब हम बात कर लेते हैं। तो द्वितीय स्तर पर जो आए हैं, ठीक है, अब द्वितीय स्तर तक आते आते इनकी उम्र कितनी हो गई है? 30 साल। अब वो यहाँ पे 30 से लेकर 35 साल तक अध्ययन करेंगे, 5 साल। 5 साल में वो क्या पढ़ेंगे? वो द्वंद्व यानी कि वाद विवाद के माध्यम से। मैंने बताया था ना आपको, द्वंद्व फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, द्वंद्ववाद कार्ल मार्क्स का, कि उसमें क्या होता है, पहले वाद आता है, फिर उसके अपोजिट कोई दूसरा विवाद आता है, और वाद विवाद से फिर एक अच्छे नेक्स्ट लेवल संवाद का जन्म होता है, जो कि उन दोनों से अच्छा बेटर कंडीशन होती है उसकी। तो ऐसे ही वह द्वंद्व के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और दर्शन के माध्यम से, फिलोसफी के माध्यम से सच झूठ अच्छा बुरा इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी कि विद्वानों की तरह यहाँ पर एक अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो विद्वानों की तरह उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे अपने बुद्धि का विकास करना है, ज्यादा से ज्यादा विवेक का निर्माण करना है, बुद्धि का विकास करना है। तो द्वंद्व में दर्शन के माध्यम से यहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। कब तक? 5 वर्ष तक, यानी 30 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक। अब इसके बाद क्या? देखो यहाँ पर उत्पादक वर्ग का निर्माण हो गया 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में इसका निर्माण हो गया सैनिक वर्ग का। तो क्या कहता है, अब 35 साल की उम्र में, यानी 5 साल ट्रेनिंग लेने के बाद 35 साल के वर्ग में क्या शासक का निर्माण हो जाएगा? नहीं बेटा, अभी नहीं होगा। 35 साल के हो, अभी तुम शासक वर्ग में जाने के लायक नहीं हो, तो फिर क्या करें? वो कहता है अभी तुम जाओ 15 सालों के लिए। कहां पर जाओ? सांसारिक दुनिया में, यानी कि जो रियल वर्ल्ड है, असलियत मतलब दुनियादारी समझो जाके, और अपने व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करो। यानी कि दुनिया में जाओ, बीच में जाओ लोगों के, दुनियादारी समझो, यानी कि वहां जाओ, कोई नौकरी करो, कोई काम करो, कोई धंधा करो, मतलब छोटे मोटे पद को संभालो, और जो आपके जो अनुभव होंगे, व्यवहारिक अनुभव रियल वर्ल्ड के, उन अनुभवों को प्राप्त करो। उनके बाद 15 वर्षों के अनुभव के बाद आप किस वर्ग में शामिल होंगे? शासक वर्ग में शामिल हो जाएंगे। तो वो इस प्रकार से 3 वर्गों के निर्माण की बात करता है अपने शिक्षा की योजना के माध्यम से। तो तीनों वर्गों का निर्माण वह यहाँ पर कर देता है। इसमें उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग तीनों निकलकर आते हैं। यानी कि शासक वर्ग तक आपको पहुंचते पहुंचते 50 का हो जाना है, ठीक है। आपको राजा बनने के लिए कम से कम 50 साल का तो होना ही पड़ेगा शासक बनने के लिए। और हो सकता है कि ना जाने कितने ही अभी और लाइन में शासक बनने के लिए बैठे हो, तो आपका नंबर 50 के बाद भी कब आए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी सबसे बड़ी आलोचना ही इस आधार पर होती है कि जो प्लेटो की जो शिक्षा का जो प्लान है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है, बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लेट तक पढ़ाता है। वो 50 साल तक आपको शिक्षा की बात करता है, जब आपको शासक का पद वह देने के लिए तैयार होता है। ये इसकी बहुत बड़ी अपने आप में एक आलोचना रही है, ठीक है। तो ये आपका था प्लेटो के शिक्षा का सिद्धांत, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। एक बार फिर से स्पीडली इसको निकाल लेते हैं। प्लेटो का जो शिक्षा का सिद्धांत है 2 पार्टों में डिवाइड है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में वह 6 साल तक पढ़ाता है, जिसमें कहानियों के माध्यम से शिक्षा देता है। दूसरे स्तर पे वह 18 वर्ष तक पढ़ाता है, जिसमें वह संगीत व व्यायाम की शिक्षा देता है। और तीसरे स्तर पे वह 2 साल पढ़ाता है, 18 से 20 साल सैनिक शिक्षा देगा। फिर एग्जाम भी करवाएगा, पास हो गए तो आगे भेज देगा, फेल हो गए तो कह देगा तुम यहीं रह जाओ, और तुम उत्पादक वर्ग का निर्माण तुमसे होगा, और तुम प्रोडक्शन में लग जाओगे, तुम चीजों को उत्पन्न करने में लग जाओगे। वो कहते हैं कि उच्च शिक्षा में जाके क्या करेंगे वो बच्चे जो पास हुए, वो कहते हैं कि इसके भी 2 लेवल हैं। पहले लेवल में 20 से 30 साल तक, यानी कि 10 साल तक वो पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, ज्यामिति पढ़ेंगे, जिससे उनकी बुद्धि का विकास हो। और फिर वो एग्जाम लेगा 30 साल की उम्र में, और इसमें अगर पास हो गए तो आगे भेज देगा और पढ़ने के लिए। अगर फेल हो गए तो यहाँ पर सैनिक वर्ग का निर्माण कर देगा उन लोगों से, और उनका काम क्या होगा? देश की रक्षा करना। और फिर जो पास हो गए हैं उन्हें
नेक्स्ट लेवल पे भेजेगा, द्वितीय स्तर पर, वो क्या करेंगे, वो अगले 5 वर्षों तक क्या करेंगे, 30 से 35 साल की उम्र तक द्वंद्व में दर्शन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, और इसके बाद भी वे शासक नहीं बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें 15 वर्षों का व्यवहारिक अनुभव भी सांसारिक जीवन में प्राप्त करना है। और उसके बाद जब है 15 साल के बाद जब 50 वर्ष का हो जाएगा, तब वह किसमें शामिल होगा, शासक वर्ग में शामिल होगा, तब वह शासक बनने के लायक माना जाएगा। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस है एक राजा बनाने के लिए, दार्शनिक राजा बनाने के लिए। और प्लेटो ने कोशिश भी करी थी एक राजकुमार को दार्शनिक बनाने की, लेकिन वह बना नहीं पाया था। और आज तक कोई भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस प्लान के माध्यम से किसी भी राजा को दार्शनिक नहीं बना पाया, या किसी भी दार्शनिक को राजा नहीं बना पाया, और किसी भी राजा को दार्शनिक नहीं बना पाया। ठीक है, ये सच्चाई है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है।